अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे रिकर्सिव एल्गोरिदम्स के लिए हम उनकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी रिकर्जन की बात आती है, हम दो तरीके के रिकर्जन को मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जर्व कर रहे होंगे। एक ऐसा रिकर्जन होगा जिसमें चीज़ें लीनियरली काम कर रही होंगी, मतलब कोई एक मेन फंक्शन होगा, वो क्या कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, प्लस अपने किसी दूसरे छोटे सब पार्ट को सॉल्व करने के लिए खुद ही को कॉल लगा रहा होगा। एक तो होता है इस तरीके का रिकर्जन। दूसरा होता है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रिलेशन, यानी जैसा रिलेशन हमने मर्ज सॉर्ट के अंदर देखा था। मर्ज सॉर्ट फंक्शन क्या करता था, मर्ज सॉर्ट पहले तो अपने आधे हिस्से के लिए कॉल लगाता था, फिर मर्ज सॉर्ट को राइट हिस्से के लिए कॉल लगाता था, फिर मर्ज का कुछ काम खुद करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम ने खुद ही को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और थोड़ा सा काम उसने खुद कर दिया। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट के लेफ्ट पार्ट के लिए काम था, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट के राइट पार्ट के लिए काम था, और ये मर्ज वाले फंक्शन की कॉल थी। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम हमारे पास आती है, इसको डिवाइड एंड कॉन्कर वाली प्रॉब्लम हम कहते हैं। ये हमारी लीनियर रिकर्सिव प्रॉब्लम है। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा टोटल वर्क डन वाला मेथड। हम क्या करेंगे, इसको लीनियर कॉल्स के लिए यूज़ करेंगे, यानी हम टोटल नंबर ऑफ कॉल्स निकालने वाले हैं कि कितनी रिकर्सिव कॉल्स हुई, और हर कॉल में जितना भी काम हुआ उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस टोटल नंबर ऑफ कॉल से। तो जो भी फाइनल आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी आवर टोटल वर्क डन। ये हम लीनियर के लिए देखेंगे। एंड सेकंड तरीका जिससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं वो है हमारी रेकरेंस इक्वेशन। रेकरेंस इक्वेशन को अभी हमने देखा है बाइनरी सर्च के केस में, और कुछ इसी तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं। जैसे ये भी मेरी एक रेकरेंस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ इस इक्वेशन को एक्सटेंड करती जाऊंगी, फिर चीज़ें कुछ कुछ कट रही होंगी, वो मैं काट कर लास्ट में एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार करके ले आऊंगी। इसके लिए भी हम एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे। तो ये दोनों तरीके होते हैं हमारे रिकर्सिव इक्वेशंस को सॉल्व करने के। और उसके अलावा हमें अगर कैलकुलेट करनी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होती है रिकर्जन में, हमें पता है जब भी रिकर्जन चलता है तो उसका इस तरीके का थोड़ा सा एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है। ये ट्री कैसे बनता है, हमें पता है हमारी रिकर्जन स्टैक कॉल्स की फॉर्म में होती है। तो स्टैक में क्या होता है, एक हमारा मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन fn को कॉल लगाएगा, ये फंक्शन मान लीजिए fn-1 को कॉल लगाएगा, इस fn-1 ने ऊपर वाले फंक्शन fn-2 को कॉल लगाई। इस तरीके से कॉल्स ऊपर जाती रहती हैं, और इन्हीं कॉल्स को मुझे विजुअलाइज करना होता है। तो मैं एक ट्री की फॉर्म में भी कर सकती हूँ, जहाँ ये फंक्शन मेरा fn कॉल हुआ है, यहाँ पे मेरा fn-1 कॉल हुआ है, यहाँ पे मेरा fn-2 कॉल हुआ है। तो इस तरीके से रिकर्जन चलता है। इस रिकर्जन को अभी हम देखेंगे भी किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे जो ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम ट्री कहते हैं, रिकर्जन ट्री। ये जो ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर जो मैक्सिमम डेप्थ सबसे नीचे 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 होते होते हम जितना जा सकते हैं, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि एक कॉल के अंदर कितनी मेमोरी यूज हो रही है एक फंक्शन में। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल गिव मी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हम रिकर्जन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के अंदर सबसे पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस अप्रोच। सबसे पहले बात करते हैं रिकर्जन इन फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल का फंक्शन हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, फैक्टोरियल फंक्शन नाम था इसका। इसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर आता था n। हम क्या करते थे, n को मल्टीप्लाई कर देते थे फैक्टोरियल ऑफ n-1 से। तो n-1 के लिए कॉल आ जाएगी। तो इसका स्टैक कैसे बनेगा, स्टैक कुछ इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले तो किस चीज़ की कॉल होगी, सबसे पहले fn की कॉल होगी। fn क्या करेगा, कॉल लगाएगा फॉर f ऑफ n-1 को। ये क्या कर रहा है, यहाँ से कॉल लगाएगा f ऑफ n-2 को, और f ऑफ n-2 हमारे लिए कॉल लगा कर देगा f ऑफ n-3 की। और ये कॉल्स ऊपर तक कब तक आती रहेंगी, ये कॉल्स ऊपर तक तब तक आती रहेंगी जब तक मेरे पास फाइनली f ऑफ 0 की कॉल नहीं आ जाती। क्योंकि मेरा बेस केस क्या है, मेरा बेस केस फॉर n इज इक्वल टू 0 है। जैसे ये f ऑफ 0 वाली कॉल आई, इसने रिटर्न कर दिया 1 को, तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 4 के लिए कॉल लगाती हूँ तो क्या होगा, मेरा कॉल स्टैक कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें सबसे पहले तो f ऑफ 4 कॉल होगा। f ऑफ 4 क्या करेगा, कॉल लगाएगा मेरे f ऑफ 3 को। तो एक कॉल फ्रेम बन जाएगा f ऑफ 3 के लिए। f ऑफ 3 कॉल लगाएगा मेरे f ऑफ 2 के लिए। f ऑफ 2 कॉल लगाएगा मेरे f ऑफ 1 के लिए। एंड सिमिलर तरीके से एक लास्ट कॉल लगेगी फॉर माई f ऑफ 0। ये f ऑफ 0 पर जैसे ही मैं पहुंच गई, n 0 हो गया, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से 1 रिटर्न कर दूंगी। 1 रिटर्न करते ही यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन n से, यानी इस लेवल पर n है 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर देगा। अब f ऑफ 1 रिटर्न कर देगा 1 into 1 1,
और एफ ऑफ 2 क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा इस 1 को और ये रिटर्न कर देगा 2 को। एफ ऑफ 3 क्या करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देगा 2 को, रिटर्न कर देगा 6 को। तो एफ ऑफ 4 क्या करेगा, एफ ऑफ 4 से मल्टीप्लाई कर देगा जो भी इसके पास आया दैट इज 6 और ये फंक्शन रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को क्या, वैल्यू एज 24। तो इस तरीके से मेरा रिकर्जन काम करता था, ये मेरा कॉल स्टैक बनता था। अब कॉल स्टैक के अंदर हर एक स्टैक पार्ट के अंदर कुछ कुछ मेमोरी यूटिलाइज हो रही है एंड कुछ कुछ कॉल्स मेरी जा रही हैं। तो मैंने क्या किया, इस सेम कॉल स्टैक को अगर मैं रिकर्जन ट्री की फॉर्म में विजुअलाइज करूं तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले एफ ऑफ 4 था, एफ ऑफ 4 ने क्या किया, एफ ऑफ 3 को कॉल लगाई और जैसे ही एफ ऑफ 3 को कॉल लगाई उसके साथ ये मल्टीप्लाई करता है 4 को। एफ ऑफ 3 ने क्या किया, एफ ऑफ 2 को कॉल लगाई और ये मल्टीप्लाई कर देता है 3 को। एफ ऑफ 2 ने क्या किया, एफ ऑफ 1 को कॉल लगाई, ये मल्टीप्लाई कर देता है 2 को। इसको मैं हल्का सा कर लेती हूँ रीसाइज। अब एफ ऑफ 1 ने क्या किया, एफ ऑफ 1 ने कॉल लगाई एफ ऑफ 0 को एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करता है 1 को। एफ ऑफ 0 ने सीधा वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है मेरा, दिस इज माई बेस केस लेवल। बेस केस पे मुझे पता है कि क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑलरेडी वैल्यू पता है विच इज़ 1, 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे रिटर्न कर देगा 1। यहाँ पे 1 आया तो 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 रिटर्न कर देगा यहाँ पे 2 आया तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो करके 6 रिटर्न कर देगा, 6 4 से मल्टीप्लाई करके क्या रिटर्न कर देगा, 24। तो मैं अपनी रिकर्जन को अलग अलग तरीके से विजुअलाइज कर सकती हूँ। एक है मेरा कॉल स्टैक की फॉर्म में विजुअलाइजेशन, एक है मेरा रिकर्जन ट्री की फॉर्म में विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करती हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, क्योंकि ये मेरा एक लीनियर टाइप का रिकर्जन है, मतलब इसमें कोई मेरी प्रॉब्लम डिवाइड नहीं हो रही, सीधा मैं एक और छोटे लेवल पर, एक और छोटे लेवल पर, एक और छोटे लेवल पर कॉल लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, यहाँ मैं सिंपली निकालूंगी नंबर ऑफ कॉल्स, my work done is equal to number of calls multiply by work in each call। तो मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, इसी फॉर्मूले को मैंने देखा था जब भी लीनियर रिकर्जन हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ कॉल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ कॉल्स कैसे आएंगी मेरे पास, नंबर ऑफ कॉल्स आएंगी स्टैक की फॉर्म में। यानी यहाँ पर 4 ने 3 को कॉल लगाया, 3 ने 2 को कॉल लगाया, 2 ने 1 को कॉल लगाया, 1 ने 0 को कॉल लगाया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितने निकले, इस n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास टोटल कॉल्स 5 आए। तो क्या मैं कह सकती हूँ ऑन एन एवरेज अगर मेरे n की वैल्यू कुछ भी दी हुई है मुझे, तो मेरे पास n+1 कॉल्स होंगे जिनमें से एक कॉल मेरे मेन फंक्शन, मेरे रिकर्सिव फंक्शन को लगा रहा होगा। मतलब ये वाली जो कॉल है ये मेन ने रिकर्सिव फंक्शन को लगाई है। तो मैं अगर इसके ऊपर से काउंट करना शुरू करूं तो 1 कॉल लगा, 2 कॉल लगा, 3 कॉल लगा, 4 कॉल लगा। तो रिकर्सिव फंक्शन एक दूसरे को कितनी कॉल्स लगाते हैं, अगर मेरे इनपुट का साइज n है तो रिकर्जन की जो कॉल्स होंगी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू n। तो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ कॉल्स एक लीनियर रिकर्जन फैक्टोरियल वाले रिकर्जन के लिए n आ जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, n घट के n-1 होगा, फिर ये घट के n-2 होगा, फिर ये घट के n-3 होगा। कब तक रिड्यूस होता जाएगा, जब तक लास्ट में मेरे पास 0 नहीं रह जाता। तो इस तरीके से मैंने टोटल नंबर ऑफ कॉल्स फाइंड आउट कर ली। अब मैं देखूंगी मेरे हर कॉल में कितना काम हो रहा है। रिकर्जन फंक्शन की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये जो काम है दिस इज कॉन्स्टेंट वर्क, दिस इज k। ये वाला जो काम है ये मेरे एक्चुअल रिकर्जन का काम है। उसके बाद इस रिकर्जन से जब आउटपुट आ जाएगा तो उसको n से मल्टीप्लाई करने वाला काम भी एक कांस्टेंट काम है। मतलब एक ही तो सिंगल ऑपरेशन हो रहा है, आपके पास आउटपुट आ गया, उस आउटपुट को बस अब n से मल्टीप्लाई करना है। तो एक सिंगल ऑपरेशन है, इसको मैं कांस्टेंट काम कह सकती हूँ। इनफैक्ट इसको मैं कांस्टेंट काम k2 कह सकती हूँ, इसको कांस्टेंट काम k1 कह सकती हूँ। तो हर बार क्या हो रहा है, हर बार मेरे रिकर्जन के हर एक लेवल पर, सिंगल लेवल में, ये एक लेवल है रिकर्जन का, रिकर्जन के एक लेवल में मेरे पास कांस्टेंट काम हो रहा है। ना कोई लूप चल रहा है रिकर्जन के अंदर, ना कोई और ऐसा काम चल रहा है, ना मैं किसी दूसरे फंक्शन को बीच में कॉल लगा रही हूँ जिसके अंदर कोई लूप चल रहा हो तो मेरा काम बढ़ रहा हो। यहाँ पे सारे कांस्टेंट काम हो रहे हैं, इसीलिए मैं क्या लिखूंगी, वर्क इन ईच कॉल इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा n इंटू k के बराबर। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ n। बिग ऑफ n क्यों आई, क्योंकि k कांस्टेंट है, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए रिकर्जन के अंदर मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो बिग ऑफ n के इक्वल आती है। अब यहीं पे अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैं क्या कर सकती हूं, माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू जो मेरी मैक्सिमम डेप्थ होती है मल्टीप्लाइड बाय हर लेवल कितनी मेमोरी लेता है।
तो मैं बात करूं अगर अपने रिकर्जन ट्री की, तो इसमें मैक्सिमम डेप्थ कितनी जा रही है? डेप्थ यानी आप ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार में कितनी कॉल्स लगा देते हैं एक के बाद एक के बाद एक। या तो हम इसको मैक्सिमम डेप्थ कह सकते हैं या इसको कॉल स्टैक की हाइट कह सकते हैं, दोनों सही है। कॉल स्टैक को अगर मैं उल्टा कर दूं तो मेरा रिकर्जन ट्री आ जाता है एक तरीके से मेरे पास। तो कॉल स्टैक की हाइट क्या होगी? मैक्सिमम एक पॉइंट के बाद 1 2 3 4 लेवल तक कॉल स्टैक की हाइट जाएगी। अगर मैं रिकर्जन ट्री की बात करूं तो इसकी डेप्थ कितनी होगी? इसकी डेप्थ भी होगी 1 2 3 एंड 4 के बराबर। तो क्या मैं कह सकती हूं अगर मेरा इनपुट n है तो मेरे कॉल स्टैक की हाइट या फिर मेरे रिकर्जन ट्री की डेप्थ दोनों सेम होंगी, विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू n। तो मेरी मैक्सिमम डेप्थ आ जाएगी n मेरे पास। और हर लेवल पर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है? हर लेवल पर मैं बात करूँ तो मैंने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं चलाया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नहीं बनाई है, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं कर रही। तो हर लेवल पर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है? कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हो रही। तो इसको मैं कह सकती हूँ क्या मेरे पास कॉन्स्टेंट मेमोरी, या इसको मैं 1 की जगह k लिख देती हूँ, कॉन्स्टेंट मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है। तो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी मेरे पास बिग ऑफ n के बराबर, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हुई, हर लेवल कॉन्स्टेंट स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है, कांस्टेंट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम डेप्थ जितनी भी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ये वाला फैक्टोरियल का रिकर्जन, वो सारी की सारी कॉल स्टैक के अंदर करेगा। यानी जावा के अंदर जो कॉल स्टैक बनेगा फंक्शन का, वो जितने लेवल्स का होगा उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, विच विल बी बिग ऑफ n। यहाँ से मुझे ये सीख मिली कि मेरे जो यूजुअली फंक्शंस होते थे, आज तक मैं लूप्स कैलकुलेट करती आई थी, बाकी मैंने जो 1-2 चीज़ें देखी थी उसके अंदर कोई अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ तो मेरी क्या होती थी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती थी। यानी मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं की तो स्पेस यूज कहाँ होगी? मेमोरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कहाँ से? पर क्योंकि रिकर्जन के अंदर मेरा फंक्शन का कॉल ही थोड़ी सी स्पेस ले लेता है। कैसे लेता है? स्टैक के अंदर चीज़ों को स्टोर कर करके। तो इसीलिए रिकर्जन जब भी होगा हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई होगी। और ये स्पेस कैसे ऑक्यूपाई होगी? ये स्पेस ऑक्यूपाई होगी मेरे रिकर्जन स्टैक के अंदर, जिसके अंदर मेरे कॉल स्टैक की सारी कॉल स्टोर्ड होंगी, हर फंक्शन का अपना एक डेटा स्टोर होगा। इसीलिए फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर अपनी कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस कॉल स्टैक की वजह से मेरे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग ऑफ n। तो यहाँ पे मैं हल्का सा समराइज कर देती हूँ दोनों चीज़ों को। समरी करके हमारे पास क्या आया? समरी करके ये आया कि फैक्टोरियल में मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ऑफ n के इक्वल।